जफर और मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। जफर मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने जफर से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारी औलाद बहुत जल्द हो जाएगी, और जफर भी मेरी बात पर यकीन कर लेते थे। मगर अब मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं सारी हकीकत अपने शोहर को बता देती हूँ। मैं उन्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने शोहर को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अम्मी को कॉल की थी और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी कहने लगी कि अपने शोहर की दूसरी शादी करवा दो, वो तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। यही लगा था कि वो मुझसे दुश्मनी निभा रही हैं। तब मैं बोली, अम्मी, मुझे आपसे इस बात की तवक्का नहीं थी। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। शाम के वक्त जफर घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है नरगिस, तुमने कमरे में इस कदर अंधेरा क्यों किया हुआ है? मैं बोली, मेरी तकदीर में अंधेरा लिख दिया गया है, मैं उजड़ गई हूँ। जफर कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा शोहर तुम्हारे पास मौजूद हूँ। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने जफर को सब बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं मां नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। उसने कहा है कि तुम बांझ हो, उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर जफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। जफर के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था। फिर ये बात मेरी सास को भी पता चल गई थी और उनका मूड उसी दिन से खराब हो गया था। एक दिन हमारी पड़ोसन घर आई तो मेरी सास उसे कहने लगी, तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है? तब मेरी सास बोली, वो बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ानी है ना। ये सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। जब जफर घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारा किस्सा सुना दिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले गया। वो मुझे अपनी वालदा के रूबरू खड़ा करके बोला, अम्मी, नरगिस के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता, और मुझे औलाद से ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी का जिक्र मत कीजिएगा। मेरी सास ने सर झटक दिया और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ बीवी के इस कदर नाजो नखरे उठाता हो। जबकि जफर की बातें सुनकर मेरा खून बढ़ गया था। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। रात हुई तो मैंने सोचा कि जफर को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाजें आ रही थीं। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वो अपनी बेटी से फोन पर कह रही थी कि तुम फिक्र ना करो, मैं नरगिस को तलाक दिलवाकर जफर की दूसरी शादी जरूर करूंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई मुनासिब सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। ये बातें सुनकर मेरे दिल पर बहुत बोझ आन पड़ा था। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी अम्मी का ही ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा दिया था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो भी मेरी सास की तरह मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अम्मी को फोन मिला दिया। मैं रोने लगी थी। वो बोली, नरगिस, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता क्या? मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, अम्मी, मेरी जिंदगी पहले तो बहुत खुशगवार गुजर रही थी, मगर जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर वक्त मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद से लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। अम्मी, जफर बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी अम्मी से लड़ पड़ता है, मगर है तो वो मर्द ही ना, कब तक मुझे अपने दिल की रानी बना के रखेगा? एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि मुझे अब दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस वक्त तुम किस कैफियत से गुजर रही हो, इसलिए तो तुम्हें उस दिन इस बात का मशवरा दिया था कि तुम जफर की दूसरी शादी खुद करवा दो। वो अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए। आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा।
अगर तुम्हारे शोहर ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा? मेरी मानो तो किसी गरीब से घर की कम उम्र लड़की से उसकी शादी करवा दो, वो तुमसे दबकर भी रहेगी और कभी तुम्हारा मकाम हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेगी। बच्चे वो जनेगी मगर उसकी माँ तुम बन जाओगी और फिर मौका देखकर उस लड़की को अपने घर से चलता करना। अम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बोली, अम्मी, आपकी नजर में कोई मुनासिब लड़की हुई तो मुझे बताइएगा। अब मैंने सोच लिया था कि जफर की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा गुजारा इस घर में मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे ही जफर के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं एक गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिदैन और भाई मुझ पर जान निछावर करते थे। जिंदगी बहुत हसीन थी मगर मुझे सिर्फ एक बात की खलिश थी और वो ये कि मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने बचपन में ही मेरी फुप्पो के बेटे के साथ तय कर दिया था। उसका नाम फैसल था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने मैट्रिक पास किया हुआ था। वैसे भी फैसल बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। तालीम तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी मगर वो फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। अम्मी ने मेरे भाइयों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की थी। फैसल को किसी ने अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बेइंतहा नफरत हो गई थी। अम्मी अब्बू से बात करती तो वो कहते कि कोई बात नहीं है, फैसल अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर, चंद बरस पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की दरख्वास्त दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई। वो जमीन वगैरह का तायुन करने आई थी और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की तामीर शुरू हो गई थी। वो सब लोग ही अब्बू के डेरे में ठहरे थे। कुछ दिन के बाद टीम वापस चली गई थी मगर एक शख्स ऐसा भी था जो वापस नहीं गया था। उसका नाम जफर था। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने अब्बू से इजाजत लेकर अपना कयाम 2 हफ्तों के लिए बढ़ा लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नजर जफर पर पड़ी थी। वो पहली नजर में ही हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। एक बार तो मैं खुद ही उससे मिलने चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका ही इंतजार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। मैंने अम्मी के फोन से उससे राब्ता किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे फैसल के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? कहाँ तुम और कहाँ वो? मैं फैसल के साथ 2 मिनट खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकता। मुझे उससे कितनी कोफ्त महसूस होती है। तुम उसके साथ कैसे गुजारा करोगी? तब मैंने कहा, तुम मेरा रिश्ता लेकर आ जाओ, हो सकता है मेरे वालिदैन को मुझ पर तरस आ जाए। जफर ने हामी भर ली थी। वो वापस शहर चला गया था और पूरे 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और वालदा के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था मगर मेरे अब्बू ने इनकार कर दिया था। मैं तो बहुत ही बेचैन हो गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरी भाभी और अम्मी मेरी दिल जोई करने की कोशिश किया करती थीं। एक दिन मैंने अब्बू से बात करने का फैसला कर लिया था। मैंने उनसे कह दिया कि मैं फैसल से शादी नहीं कर सकती। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, मैं अपनी मरहूम माँ की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख हुआ था। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब्बू कहने लगे, कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतरीन मर्द को भी ठीक कर लेती है। अब्बू ये कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने जफर को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी उसके साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे वालिद की बहुत रुसवाई होगी मगर मैं मजबूर थी। मैं जफर को खोना नहीं चाहती थी। जफर ने मेरे साथ निकाह किया और मुझे अपने घर ले गया था मगर जब उसकी वालदा को इल्म हुआ कि जफर मुझे घर से भगा कर ले आया है तो वो कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे खौफ है कि वो तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दें। जफर भी 1 करोड़पति बाप का बेटा था मगर मेरी सास जरा कदीमी ख्यालात की मालिक थी। उसने घर से भागी हुई लड़की को बतौर बहू हरगिज कबूल नहीं किया था। उसने मेरे और जफर के दरमियान फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी।
लेकिन ظفر ایک بہترین شوہر ثابت ہوا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ میرے والد اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے والدین کی بد دعا کے نتیجے میں ہوا ہے۔ خیر اب میں نے اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو چند پیسوں کے عوض اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے کسی مجبور اور لاچار سی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ دو اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے بڑے خفیہ طریقے سے مجھے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھ دی تھی۔ میں تو اس کا حسن دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ خالہ ہاجرہ کہنے لگی، یہ لڑکی یتیم ہے اور اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی چچی چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں اس لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی، خالہ میں کبھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروں گی۔ اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں پاگل ہو جائے گا۔ آپ کوئی اور لڑکی ڈھونڈے۔ خالہ کہنے لگی، بیٹی یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ یہ بہت سیدھی سادی سی لڑکی ہے، تمہارے سامنے خوب دب کر رہے گی۔ میرا جی تو نہیں مانتا تھا، مگر میں نے صبا نامی اس لڑکی کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ میں تصویر لے کر گھر پہنچی تو بڑا عجیب سا منظر مجھے دیکھنے کو ملا تھا۔ میرا شوہر ایک صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ میری ساس اور نند اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نند بولی، بھائی آپ ایک بانجھ لڑکی کے ساتھ زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ میں نے اور امی نے مل کر آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی ڈھونڈی ہے، آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ ظفر بولا، آپ دونوں اب بس کر دو، میں نے پسند کی شادی کر کے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کر لیا کہ آپ مجھے بخش ہی نہیں رہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ نرگس کے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کروں گا، وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک میری بیوی ہی رہے گی۔ جہاں ساس اور نند کی باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا، وہیں ظفر کی باتیں سن کر مجھے بڑی ہمت مل گئی تھی۔ میں آگے بڑھی تو میری ساس اور نند کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں سلام کیے بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ظفر بھی میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم امی اور باجی کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ میں بولی، آپ دوسری شادی کر لیں۔ ظفر میری بات پر حیران ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ میں بولی، میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں، مگر آپ میری پسند کی لڑکی کو ہی بیاہ کر لائیں گے، اپنی والدہ کی پسند کی لڑکی کو نہیں۔ ظفر کہنے لگا، میں تمہارے علاوہ کسی کو قبول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے تمہاری پسند ہو یا امی کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بولی، مجھے بھی اولاد کی خواہش ہے، آپ کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے گھر بچے آ جائیں گے، میری ترسی ہوئی ممتا کو بھی سکون مل جائے گا۔ ظفر نے انکار کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں بیٹھی روتی رہ گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اولاد کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی، میں تو سب بس ظفر کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ خیر پھر کچھ دن میرے اور ظفر کے درمیان ناراضگی رہی تھی، مگر میں نے اسے رو رو کر دوسری شادی کے لیے رضامند کر ہی لیا تھا۔ اب میں خوش نہیں تھی، میں نے صبا کو اپنی سہیلی بنا لیا تھا، اور جس دن صبا میری سوتن بن کر ہمارے گھر آئی تھی، میری ساس نے خوب ہنگامہ مچایا تھا۔ اس نے ظفر کے ساتھ بھی بہت لڑائی کی تھی کہ کم از کم دوسری شادی تو میری مرضی سے کر لیتے۔ ساس کو یوں جلتا ہوا دیکھ کر اصولاً تو مجھے سکون مل جانا چاہیے تھا، مگر میں نے بھی وہ ساری رات انگاروں پر بسر کی تھی۔ میں ساری رات روتی رہی تھی۔ یہ خیال اس سہانے روح تھا کہ جس کی آنکھوں میں فقط میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، آج وہ کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ میں ظفر سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو دن کے 11 بج جانے تک بھی کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ظفر تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کی جانب گھور کر دیکھا اور بولی، تم نے اسے جگایا کیوں نہیں ہے؟ تب صبا رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ظفر نے مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے یہ شادی فقط آپ کی ضد کی وجہ سے کی ہے، اور اب میں کسی بھی طرح ان پر اپنا حق نہ جتاؤں، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں انہیں جگانے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھر سے چچی کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔
मेरी चच्ची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। खाला ने सच में एक बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि जफर मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे, मगर मेरी ये खाम ख्याली ही थी। जफर की शादी को 3 दिन हो चुके थे, मगर वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे। मुझे अब अजीब से वसवसे सताने लगे थे, इसलिए जब सबा किचन में मसरूफ थी तो मैं छत पर उसके कमरे में चली गई थी। जफर अपने मोबाइल पर मसरूफ था। कदमों की चाप सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी सबा। ये अल्फाज हथौड़े की तरह मेरे आसाब पर बरसे थे। मैं वापस पलट गई थी। क्या फकत 3 ही दिनों में सबा ने जफर को अपना बना लिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही उदास था, इसलिए मैं सास के कमरे की जानिब बढ़ी थी। तब पता चला कि मेरी तो नंद भी आई हुई है। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नरगिस बेचारी को तो ये मालूम ही नहीं कि उसने अपने शोहर की शादी जिस लड़की से की है वो मेरी पसंद की लड़की थी, और फिर जफर भी पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया था। ये सब तो उसी लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने नरगिस को बेवकूफ बनाया था। ये सब सुनकर तो मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास बोली, मैंने नरगिस को खाने में हमल न होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि वो अब सचमुच में बांझ हो गई है। ये अल्फाज थे कि पत्थर जो मेरे वजूद पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने शोहर के कमरे की जानिब गई थी ताकि उससे कहूँ कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने। उन दोनों ने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया है। जब मैं जफर के कमरे की जानिब गई तो वो सबा से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत गलत फैसला कर लिया था जब मैं नरगिस को भगा कर ले आया था। शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरगिस के भाइयों को इल्म हो चुका था कि वो मेरे साथ आई है, इसलिए वो मुझे हर चंद रोज बाद फोन करके धमकाते थे कि हमारी बहन घर से जरूर भागी है, मगर वो अब भी अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वहाँ रह कर आया था, मुझे पता है कि वो लोग कितने खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं नरगिस को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब अम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी बीवी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी करवा दी है। हाय, मैं क्या सुन रही थी। ये वही जफर था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था। मैं दबे कदमों जफर के कमरे में चली गई थी। वो मुझे रूबरू देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इस कदर जल्दी मालूम कर लूंगी। मैं बोली, जफर, अगर छोड़ना था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से अल्लाह ताला की दी हुई नेमत छीन लेना उसका कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। तुम सब ने मिलकर मुझे कत्ल कर दिया है। इतना कहकर मैं उस कमरे से बाहर निकल आई थी। वो मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाजा खटखटाता रहा था, मगर मैंने ना खोला। जब वो मायूस होकर पलट गया तो मैं उसी रात जफर के घर और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक दारुल अमान में रहती हूँ। मैंने जफर से तलाक नहीं ली थी क्योंकि अब मुझे किसी मर्द पर यकीन नहीं आने वाला था, तो फिर तलाक का क्या फायदा होना था। मैं अम्मी से फोन पर बात कर लिया करती हूँ। वो मुझसे मिलने भी आई थी। वो मुझे घर ले जाना चाहती थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना करूं। इस बार अम्मी ने सख्ती से कहा कि वो मुझे अपनी जिम्मेदारी पर घर ले जाएंगी। कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, अम्मी के साथ चली जाऊं या नहीं? जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।